नमस्कार दोस्तों। आईने के सामने खड़ी अतिथि स्वयं का प्रतिबिंब को मुग्ध भाव से निहार रही थी। उसने कान में पहने डायमंड के इयररिंग को उंगली से हिलाकर देखा। खिड़की से आ रही धूप इयररिंग से रिफ्लेक्स होकर उसके गाल पर पड़ रही थी, जिससे वहां इंद्रधनुष चमक रहा था। अदिति ने आईने में दिखाई देने वाले अपने प्रतिबिंब पर स्नेह से हाथ फेरा, फिर वह अचानक शर्मासी गई। इसी के साथ वह बड़बड़ाई, वाओ, आज तो हिमांशु मुझे जरूर कॉम्प्लीमेंट देगा। फिर उसके मन में आया कि यदि यह बात माँ सुन लेती तो कहती कि हिमांशु कहती है वह तेरा प्रोफेसर है, सो हॉट। अदिति ने कंधे उचकाए और आईने में स्वयं को देखकर एक बार फिर मुस्कुराई। अदिति कुछ समय तक स्वयं को इसी तरह आईने में देखती रही, लेकिन तभी माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी, अदिति खाना तैयार है। आई मम्मी कहकर अदिति बाल ठीक करते हुए डाइनिंग टेबल की ओर भागी। अदिति का यह लगभग रोज का कार्यक्रम था। प्रोफेसर साहब के यहाँ जाने से पहले आईने के सामने वह अपना अधिक से अधिक समय खुद को निहारती थी। शायद आईने को भी यह सब अच्छा लगने लगा था, इसलिए वह भी अदिति को थोड़ी देर बांधे रखना चाहता था। इसलिए तो वह उसका इतना सुंदर प्रतिबिंब दिखाता था कि अदिति स्वयं पर ही मुग्ध होकर निहारती रहती। आईना ही क्यों, अदिति को तो जो भी देखता देखता ही रह जाता। वह थी ही इतनी सुंदर, गोरी काया, बड़बड़ी मछली, काली आंखें, घने काले लंबे रेशमी बाल। वह हंसती तो सुंदरता में चार चांद लगने वाले उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते थे। उसकी मम्मी उससे अक्सर कहती थी, तू एकदम अपने पापा जैसी लगती है, एकदम उनकी कार्बन कॉपी। इतना कहते कहते अदिति की मम्मी की आंखें भर आती और वे दीवार पर लटक रही अदिति के पापा की तस्वीर को देखने लगती। अदिति जब 2 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया था। अदिति को अपने पापा का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। उसकी मम्मी जिस स्कूल में नौकरी करती थी उसी स्कूल में अदिति की पढ़ाई हुई थी। अदिति स्कूल की ड्राइंग बुक में जब भी अपने परिवार का चित्र बनाती उसमें नाना नानी, मम्मी और स्वयं होती थी। अदिति के लिए उसका इतना ही परिवार था। अदिति के लिए पापा यानी घर दीवार पर लटकती तस्वीर से अधिक कुछ नहीं थे। कभी मम्मी की आंखों से पानी बनकर बहते तो कभी एल्बम के ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में स्वयं की गोद में उठाए खड़ा पुरुष यानी पापा। अदिति की क्लासमेट अक्सर अपने अपने पापा के बारे में बातें करती। टेलीविजन के विज्ञापनों में पापा के बारे में देखकर अदिति शुरू शुरू में कच्ची उम्र में पापा को मिस करती थी, परंतु धीरे धीरे उसने मान लिया कि उसके घर में 2 स्त्रियां, वह और उसकी मम्मी रहती हैं और आगे भी वही दोनों रहेंगी। बिना बाप के छत्र छाया में पली बड़ी अदिति कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करके कब कमाने लगी उसे पता ही नहीं चला। वह फाइनल ईयर में पढ़ रही थी तभी वह अपने एक प्रोफेसर हिमांशु के यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करने लगी। डॉक्टर हिमांशु एक जाने माने साहित्यकार थे। यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट में अदिति इकोनॉमिक लेकर बीए करना चाहती थी, परंतु हिमांशु का लेक्चर सुनने के बाद उसने हिंदी को अपना मुख्य विषय चुना था। डॉक्टर हिमांशु अदिति में व्यक्तिगत रुचि लेने लगे थे। उसे नई नई पुस्तकें सजेस्ट करते, किसी पत्रिका में कुछ छपा होता तो पेज नंबर साहित्य सहित रिफरेंस देते। यूनिवर्सिटी की ओर से प्रमोट करके 1-2 मीनारों में भी अदिति को भेजा था। अदिति डॉक्टर हिमांशु की हर परीक्षा में प्रथम आने के लिए कटिबद्ध रहती थी, इसलिए डॉक्टर हिमांशु अदिति से हमेशा कहते थे वह उसमें बहुत कुछ देख रहे हैं, वह जीवन में जरूर कुछ बनेगी। डॉक्टर हिमांशु जब भी अदिति से यह कहते तो कुछ बनने की लालसा अदिति में जोर मारने लगती। उन्होंने अदिति को अपनी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी दे रखी थी। डॉक्टर हिमांशु जाने माने नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनकी हिंदी की तमाम पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। उनका लेक्चर सुनने और मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वे यूनिवर्सिटी से घर आते तो रात 10 बजे तक उनसे मिलने वालों की लाइन लगी रहती थी। नवोदित लेखकों से लेकर नाट्य जगत, साहित्य जगत और फिल्मी दुनिया के लोग भी उनसे मिलने आते थे। अदिति यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हिमांशु को मात्र अपने प्रोफेसर के रूप में जानती थी। डॉक्टर हिमांशु पूरी क्लास को मंत्रमुग्ध कर देते थे, यह भी उसे पता था। उसी क्लास में अदिति भी थी। अदिति डॉक्टर हिमांशु की क्लास कभी नहीं छोड़ती थी। लंबे, स्मार्ट, सुदृढ़ शरीर वाले डॉक्टर हिमांशु की आंखों में एक अजीब सा तेज था। सामान्य रूप से वे हल्के रंग की शर्ट और ब्लू डेनिम पहनने वाले डॉक्टर हिमांशु पढ़ने के लिए सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहनते तो अदिति मुक्त होकर उन्हें ताकती ही रह जाती। जब वे अदिति के नोट्स या पेपर्स की तारीफ करते तो उस दिन अदिति हवा में उड़ने लगती। फाइनल ईयर में जब डॉक्टर हिमांशु की क्लास खत्म होने वाली थी तो एक दिन प्रोफेसर साहब ने उसे मिलने के लिए डिपार्टमेंट में बुलाया। अदिति उनके कक्ष में पहुंची तो उन्होंने कहा, अदिति, मैं देख रहा हूँ कि इधर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तुम अब अक्सर मेरी क्लास से गायब रहती हो। पहले 2 सालों में तुम फर्स्ट क्लास आई हो। यदि तुम्हारे यही हाल रहा तो इस साल तुम पिछले दोनों सालों की मेहनत पर पानी फेर दोगी। अदिति कोई भी जवाब देने के बजाय रो पड़ी। डॉक्टर हिमांशु अपनी कुर्सी से उठकर अदिति के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना एक हाथ अदिति के कंधे पर रख दिया। उनके हाथ रखते ही अदिति को लगा जैसे वह हिमालय की हिमाच्छादित शिखर के सामने खड़ी है। उसके कानों में घंटियों की आवाज गूंजने लग रही थी। तुम्हें किसी से प्रेम हो गया है क्या? प्रोफेसर हिमांशु ने पूछा। अदिति ने रोते रोते गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया तो फिर सर में नौकरी
करती हूँ, इसलिए पढ़ने के लिए समय कम मिलता है। क्यों? डॉक्टर हिमांशु ने आश्चर्य से कहा। शायद तुम्हें शिक्षा के महत्व का पता नहीं है। शिक्षा केवल कमाई का साधन ही नहीं है। शिक्षा संस्कार, जीवन शैली और हमारी परंपरा है। हमारे कमाने के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई है। इस तरह मैंने तमाम विद्यार्थियों की जिंदगी बर्बाद होते देखी है। सर, अदिति ने हिचकिचे लेते हुए कहा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए तो नौकरी करती हूँ। डॉक्टर हिमांशु ने अदिति के सिर पर हाथ रखकर कहा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके सर, क्या काम करती हो? एक वकील के ऑफिस में टाइपिस्ट हूँ। मैंने एक किताब लिख रहा हूँ। मेरी रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करूंगी? डॉक्टर हिमांशु ने पूछा तो अदिति ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ। हाँ में गर्दन हिला दी। उसी दिन से अदिति डॉक्टर हिमांशु की रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करने लगी। इस बात को आज 2 साल हो गए हैं। अदिति ग्रेजुएट हो गई है। वह फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर हिमांशु एक किताब खत्म होते ही अगली पर काम शुरू कर देते। इस तरह अदिति का काम चलता रहा। अदिति ने एमए में एडमिशन ले लिया था। डॉक्टर हिमांशु अक्सर उससे कहते हैं, दीदी तुम्हें पीएचडी करनी है, मैं तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लिखना चाहता हूँ। फिर तो कभी कभी अदिति बैठी पढ़ रही होती तो कागज पर लिख देती डॉक्टर अदिति हिमांशु। फिर शर्मा कर उस कागज पर इतनी लाइनें खींचती कि वह नाम पढ़ने में न आता, परंतु बार बार कागज पर लिखने की वजह से यह नाम अदिति के हृदय में इस तरह रच बस गया कि वह एक भी दिन डॉक्टर हिमांशु को न देखती तो उसका समय काटना मुश्किल हो जाता। पिछले 2 सालों में अदिति डॉक्टर हिमांशु के घर का एक हिस्सा बन गई थी। सुबह घंटे 1.5 घंटे डॉक्टर हिमांशु के घर काम करके वह उनके साथ यूनिवर्सिटी जाती। फिर 5 बजे उनके साथ ही उनके घर आती तो उसे अपने घर जाने में अक्सर रात के 8-9 बज जाते, कभी कभी तो 10 भी बज जाते। डॉक्टर हिमांशु मूड के हिसाब से काम करते थे। अदिति को भी कभी घर जाने की जल्दी नहीं होती थी। वह तो डॉक्टर हिमांशु के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का बहाना ढूंढती रहती थी। इन 2 सालों में अदिति ने देखा था कि डॉक्टर हिमांशु को जानने वाले तमाम लोग थे। उनसे मिलने भी तमाम लोग आते थे। अपना काम कराने और सलाह लेने वालों की भी कमी नहीं थी। फिर डॉक्टर हिमांशु एकदम अकेले थे। घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर, यही उनकी दिनचर्या थी। वे कहीं बाहर जाना या किसी गोष्ठी में भाग लेना पसंद नहीं करते थे। बड़ी मजबूरी में ही वे किसी समारोह में भाग लेने जाते थे। अदिति को यह सब बड़ा आश्चर्यजनक लगता था, क्योंकि डॉक्टर हिमांशु का लेक्चर सुनने के लिए अन्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते थे, जबकि वे पढ़ाई के अलावा किसी से भी कोई फालतू बात नहीं करते थे। अदिति उनके साथ लगभग रोज ही गाड़ी से आती जाती थी, परंतु इस आने जाने में शायद ही कभी उन्होंने उससे कुछ कहा हो। दिन में इतने घंटे साथ बिताने के बावजूद भी डॉक्टर हिमांशु ने काम के अलावा कोई भी बात अदिति से नहीं की थी। अदिति कुछ कहती तो वे चुपचाप सुन लेते, मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर उसे यह आभास करा देते कि उन्होंने उसकी बात सुन ली है। किसी बड़े समारोह या कहीं से डॉक्टर हिमांशु वापस आते तो अदिति बड़े ही अहोभाव से उन्हें देखती रहती। उनकी शॉल ठीक करने के बहाने, फूल या किताब लेने के बहाने अदिति उन्हें स्पर्श कर लेती। टेबल के सामने डॉक्टर हिमांशु बैठकर लिख रहे होते तो अदिति उनके पैर में अपना पैर स्पर्श कराकर संवेदना जगाने का प्रयास करती। डॉक्टर हिमांशु भी उसकी नजरों और हाव भाव से उसके मन की बात जान गए थे, फिर भी उन्होंने अदिति से कभी कुछ नहीं कहा। अब तक अदिति का एमए हो गया था। वह डॉक्टर हिमांशु के अंडर ही रिसर्च कर रही थी। उसकी थीसिस भी अलग तैयार ही थी। अदिति को भी आभास हो गया था कि डॉक्टर हिमांशु उसके मन की बात जान गए हैं, फिर भी वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। डॉक्टर हिमांशु के प्रति अदिति का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आईने के सामने खड़ी स्वयं को निहार रही अदिति ने निश्चय कर लिया था कि आज वह डॉक्टर हिमांशु से अपने मन की बात अवश्य कह देगी। फिर वह मन ही मन बड़बड़ाई कि प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, प्रेम की कोई उम्र भी नहीं होती। इस निश्चय के साथ अदिति डॉक्टर हिमांशु के घर पहुंची। वे लाइब्रेरी में बैठे थे। अदिति उनके सामने रखी रैंक से टिक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बरसने की तैयारी में थे। उन्होंने अदिति को देखते ही कहा, दीदी बुरा मत मानना, मेरी डिपार्टमेंट में प्रवक्ता की जगह खाली है, सरकारी नौकरी है। मैंने कमेटी के सभी सदस्यों से बात कर ली है। तुम अपनी तैयारी कर लो, तुम्हारा इंटरव्यू फॉर्मल हो, परंतु मुझे यह नौकरी नहीं करनी है। दीदी ने यह बात थोड़ी ऊंची आवाज में कही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हिमांशु ने मुंह फेर कर कहा, अतिथि अब तुम्हारे लिए हमारे यहाँ काम नहीं है, सचमुच? अदिति ने उनके एकदम नजदीक जाकर पूछा। हाँ सचमुच। अदिति की ओर देखे बगैर बड़े ही मृदु और धीमी आवाज में डॉक्टर हिमांशु ने कहा, अदिति वहाँ वेतन बहुत अच्छा मिलेगा, मैं वेतन के लिए नौकरी नहीं करती। अदिति और भी ऊंची आवाज में बोली, सर आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। डॉक्टर हिमांशु कुछ कहते उसके पहले ही अदिति उनके एकदम करीब पहुंच गई। दोनों के बीच अब मात्र हथेली भर की दूरी रह गई थी। उसने डॉक्टर हिमांशु की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर मैं जानती हूँ आप सब कुछ जानते समझते हैं, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अदिति की आंखों के आंसू आंखों से निकलकर उसके कपोलों को भिगोते हुए नीचे तक बह गए थे। वह कांपते स्वर में बोली, आपके यहाँ काम नहीं है, इस अधूरी पुस्तक को कौन पूरा करेगा, जरा बताइए।
तो चार्ली चैपलिन की आत्मकथा कहाँ रखी है, बायर की कविताएं कहाँ है, विष्णु प्रभाकर या अमरकांत की नई किताबें कहाँ रखी है। डॉक्टर हिमांशु चुपचाप अदिति की बातें सुन रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाकर अदिति के गालों के आंसू पोंछे और एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हारे आने के पहले मैं किताबें ही खोज रहा था। तुम नहीं रहोगी तो भी मैं किताबें ढूंढ लूंगा। अदिति को लगा कि उनकी आवाज यह कहने में कांप रही है। उन्होंने आगे कहा, इंसान पूरी जिंदगी ढूंढता रहे तो भी शायद उसे न मिले, और यदि मिले भी तो इंसान ढूंढता रहे उसे फिर भी प्राप्त न हो सके। ऐसा भी हो सकता है जो अपना हो उसका तिरस्कार करके। इतना कहकर अदिति को कदम पीछे हटी और चेहरे को दोनों हाथों में छिपा कर रोने लगी। फिर लगभग चीखते हुए बोली, क्यों? डॉक्टर हिमांशु ने थोड़ी देर तक अदिति को रोने दिया, फिर उसके नजदीक जाकर कॉलेज में पहली बार जिस सहानुभूति से उसके कंधे पर हाथ रखा था उसी तरह उसके कंधे पर हाथ रखा। अदिति को फिर एक बार लगा कि हिमालय के शिखरों की ठंडक उसके सीने में समा गई है। कानों में घंटियां बजने लगी। उसने स्नेहिल नजरों से डॉक्टर हिमांशु को देखा, फिर आगे बढ़कर अपनी दोनों हथेलियों में उनके चेहरे को भरकर चूम लिया। फिर वह डॉक्टर हिमांशु से लिपट गई। वह इंतजार कर रही थी कि उनकी बाहें उसके इर्द गिर्द लिपटेंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसने डॉक्टर हिमांशु की ओर देखा। वे चुपचाप बिना किसी प्रतिभाव के आंखें फाड़े उसे ताक रहे थे। उनका चेहरा शांत निर्विकार था। आप मुझसे प्यार नहीं कर? डॉक्टर हिमांशु मात्र उसे देखते रहे। मैं आपके लायक नहीं हूँ। डॉक्टर हिमांशु के होठ कांपते पर शब्द नहीं निकले। मैं अंतिम बार पूछती हूँ। अतिथि की आवाज के साथ उसका शरीर भी कांप रहा था। स्त्री होकर स्वयं को समर्पित कर देने के बाद भी पुरुष के इस तिरस्कार ने उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। एक लंबी सांस लेकर वह बोली, मैं पूछती हूँ, आप मुझे प्यार करते हैं या नहीं, या फिर मैं आपके लिए केवल एक तेजस्विनी विद्यार्थिनी से अधिक कुछ नहीं हूँ? फिर उनकी कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए बोली, सर मुझे अपनी बातों का जवाब चाहिए। डॉक्टर हिमांशु उसी तरफ जड़ बने थे। अदिति ने लगभग धक्का मारकर उन्हें छोड़ दिया। रोते हुए वह उनके अब तक ताक रही थी। उसने दोनों हाथों से आंसू पोंछे। पल भर में ही उसका हाव भाव बदल गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में घायल बागनी का जुनून आ गया। उसने चीखते हुए कहा, मुझे इस बात का हमेशा पश्चाताप रहेगा कि मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जिसमें प्यार को स्वीकार करने की ताकत ही नहीं है। मैं तो समझती थी कि आप मेरे आदर्श के समर्थ्यवान हैं, परंतु आप में एक स्त्री को सम्मान के साथ स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं है। जीवन में यदि कभी समझ में आए कि मैंने आपको क्या दिया है तो उसे स्वीकार कर लेना, जिस तरह हो सके उस तरह, क्योंकि आज के आपके तिरस्कार ने मुझे छिन्न भिन्न कर दिया है। जो टीस आपने मुझे दी है हो सके तो उसे दूर कर देना, क्योंकि इस टीस के साथ जिया नहीं जा सकता। इतना कहकर अदिति तेजी से पलटी और बाहर निकल गई। उसने एक बार फिर पलटकर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद अदिति अखबार पढ़ रही थी तो अखबार में छपी एक सूचना पर उसकी नजर अटक गई। सूचना थी, प्रसिद्ध साहित्यकार यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर हिमांशु की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। उनका दीदी ने इतना पढ़कर पन्ना पलट दिया। रोने का मन तो हुआ लेकिन जी कड़ा करके उसे रोक दिया। अगले दिन अखबार में डॉक्टर हिमांशु के बारे में 3-4 लेख छपे थे, परंतु अदिति ने उन्हें पढ़े बगैर ही उस पन्ने को पलट दिया। इसके 4 दिन बाद ही पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ एक पार्सल अदिति को मिला। भेजने वाले का नाम उस पर नहीं। अदिति ने जल्दी जल्दी उस पैकेट को खोला तो उसमें वही पुस्तक थी जिसे वह अधूरी छोड़ आई थी। अदिति ने प्यार से उस पुस्तक पर हाथ फेरा, लेखक का नाम पढ़ा। उसने पहला पन्ना खोला, किताब के नाम, अदिति की जानकारी। दूसरा पन्ना खोला, अर्पण, मेरे जीवन की एकमात्र स्त्री को जिसे मैंने हृदय से चाहा फिर भी उसे कुछ दे न सका। यदि वह मेरी एक पल की कमजोरी को माफ कर सके तो मेरी इस पुस्तक को अवश्य स्वीकार कर लेना। उस किताब को सीने से लगाने के साथ ही अदिति एकदम से फफक फक कर रो पड़ी। पूरा ऑफिस एकदम से चौंक पड़ा। सभी उठकर उसके पास आ गए। हर कोई एक ही बात पूछ रहा था, क्या हुआ अदिति, क्या हुआ? रोते हुए अदिति मात्र गर्दन हिला रही थी। उसे खुद पता नहीं था कि उसे क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।